गुड इवनिंग बच्चों। आज होलिका दहन है। आप सभी को होलिका दहन की शुभकामनाएं और हैप्पी होली एडवांस में। और आज हमको देखना है 4 अंक के प्रश्नों का संकलन। 2 अंक के प्रश्नों के संकलन के आपके होमवर्क मुझे मिलते हैं, अच्छी बात है, वेरी गुड सबको। और 3 अंक के प्रश्नों का आज मैंने होमवर्क दिया है, तो आप लोगों ने, कई सारे बच्चों ने जमा भी किए हैं उस होमवर्क को, अच्छी बात है, सबको बधाई। और जो नहीं जमा किए हैं वो कल तक जमा कर सकते हैं या बाद में भी जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 अंक के प्रश्नों का जो संकलन है उससे रिलेटेड जो मैंने गृह कार्य दिया है वो मैं यूट्यूब में शेयर कर दूं, ताकि आप लोग भी उसको, ताकि जो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो भी उस होमवर्क को देख लें और प्रैक्टिस कर लें उन क्वेश्चंस की। ये है वो 3 अंक के प्रश्नों से रिलेटेड गृह कार्य जिसको आपको बनाने हैं, और इनसे आपको और क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। तो इनको आप पॉज कर लीजिए और उतार लीजिए अपने कॉपी में और बनाकर रख सकते हैं, ठीक है। तो आज हमको देखना है 4 अंक के प्रश्नों का संकलन, उससे रिलेटेड सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए आ जाइए। मैं चूंकि पार्ट को शुरू से नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं किसी भी पार्ट के लिए बेसिक चीज़ों को मैं साथ में लेके हुए चलूँगा, ठीक है। तो जैसे अपन पहला क्वेश्चन पकड़ते हैं। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता 7.3 है तथा रेखा बिंदु 6 से होकर जाती है, ठीक है। तो ये हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में है, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति में ये और एक आलेख, ये क्वेश्चन के आने के चांसेस हैं। और निर्देशांक ज्यामिति में जैसा कि ब्लूप्रिंट है, ये देखिए ब्लूप्रिंट कक्षा 10वीं का। निर्देशांक ज्यामिति में 4 नंबर का एक ही प्रश्न है। अब ये एक प्रश्न या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है ना। और अथवा में आते हैं, 4 नंबर से स्टार्ट हो जाता है अथवा, तो ये और ये के बीच में अथवा भी आ सकता है, ठीक है। तो आलेख का आना श्योर है। तो अगर आप इस प्रश्न को छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, और आलेख को बिल्कुल आप श्योर शॉर्ट देख कर जाइए, क्योंकि आलेख ज़रूर आएगा, ठीक है। तो आलेख से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने यहाँ पर 3 ठो रखे हैं, इन तीनों की प्रैक्टिस हो जाएगी। और एक क्वेश्चन मैंने ऐसा डाला है, आपको इच्छा होगी छोड़ देना, नहीं होगा तो ये सरल है, सिंपल है, आप बना भी सकते हैं, ठीक है। अब प्रवणता क्या होती है ये जानना ज़रूरी है। निर्देशांक ज्यामिति से रिलेटेड प्रश्न है ये। तो निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है वो थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए, ठीक है। तो सॉल्यूशन 1 में है अपन, ठीक है। तो निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है, मैं यहाँ पर बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। एक होता है एक्स अक्ष, ठीक है, जो संख्या रेखा होती है, और एक होता है वाई अक्ष। 2 प्रकार की संख्या रेखा को हम लोग एक दूसरे के लंबवत लेते हैं। संख्या रेखा का मध्य बिंदु क्या होता है, 0 होता है, और उसके राइट साइड में यानी कि दाएं साइड में 1 2 3 धनात्मक संख्याएं चलती है, और इधर क्या चलती है, ऋणात्मक, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4। वैसे ही वाई अक्ष में ऊपर की तरफ धनात्मक संख्या चलेगी 1 2 3, नीचे क्या चलेगा, ऋणात्मक, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3, इस तरीके से और भी चलते रहेंगे, ठीक है। बीच में 0 रहेगा। तो 2 प्रकार के अक्षों का, एक्स अक्ष और वाई अक्ष का जो इस प्रकार का समायोजन है, लंबवत समायोजन, ये कहलाता है निर्देशाक्ष, ठीक है। और इन्हीं निर्देशाक्षों में जब हम किसी बिंदु का अध्ययन करते हैं, बिंदुओं का अध्ययन करते हैं, तो वो निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। तो निर्देशांक ज्यामिति में हम यहाँ बिंदुओं का अध्ययन करेंगे, बिंदुओं से बनने वाले कुछ क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे, लाइन का, है ना, यानी कि सरल रेखाओं का अध्ययन करेंगे। तो वो सब चीज़ें हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर प्रवणता क्या होती है, ठीक है। कोई भी रेखा मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये जैसे मैंने ये ड्रॉ कर दिया, ये एक सरल रेखा मैंने ड्रॉ कर दी, ठीक है। सरल रेखा का समीकरण y = mx + c होता है, ठीक है। यहाँ पर m जो होता है वो प्रवणता होता है। मैं शॉर्टकट में बताते हुए चल रहा हूँ बच्चों। प्रवणता बोलते हैं इसको, हम ढाल भी बोलते हैं, ठीक है, रेखा की ढाल, ये किस ढाल पे है, ठीक है, ये होगा। और c जो होगा वो अंतःखंड होता है, ठीक है, अंतःखंड होता है। जैसे कि x अक्ष में काटा हुआ अंतःखंड, ये x अक्ष है, इस रेखा के द्वारा x अक्ष में अंतःखंड कितना कटा है, ये अंतःखंड है, ठीक है, ये अंतःखंड। y अक्ष में कितना अंतःखंड कटा है, तो ये अंतःखंड है, ठीक है, ये। तो कोई रेखा x अक्ष में कितना अंतःखंड काटती है, y अक्ष में कितना अंतःखंड काटती है, वो आप यहाँ चित्र से देख सकते हैं, ठीक है। तो c को आप अंतःखंड के नाम से जानिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम इसको नहीं पढ़ेंगे अभी,
ठीक है, अंतःखंड बोलेंगे इसको, और एम क्या होगा, प्रवणता, जिसको हम बोलते हैं रेखा की ढाल। ठीक है, इस ढाल को हम लोग एम से दर्शाएंगे और अंतःखंड को हम दर्शाएंगे सी से। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग उत्तर क्रमांक 1। उत्तर क्रमांक 1 क्या बोल रहा है प्रश्न, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता 7.3 है तथा वह रेखा बिंदु 60 से होकर जाती हो। ठीक है, वो रेखा आपको प्राप्त करनी है जिसकी प्रवणता 7.3 है, प्रवणता मतलब m। तो क्या दिया हुआ है, चलिए आ जाइए, दिया है भाई रेखा जिसका समीकरण हमको ज्ञात करना है उसकी प्रवणता दी गई है। प्रवणता बोले तो ढाल है ना, बोले तो m, कितना 7/3, ये प्रवणता दी गई है। ठीक है, और साथ ही साथ वह रेखा बिंदु 60 से होकर जाती है। ठीक है, वह रेखा, जिस रेखा का समीकरण हमको ज्ञात करने बोल रहा है, वह रेखा बिंदु 60 से जाती है या 60 बिंदु से जाती है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, उस रेखा का समीकरण, उस अभिष्ट रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये प्रश्न हो गया। अब यहाँ पर सूत्र क्या लगाएंगे भाई, मैंने बताया भी रेखा का समीकरण क्या होता है, अंतःखंड और ढाल वाला जो भी रेखा होगी उसका समीकरण आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम सूत्र लगा रहे हैं, रेखा का समीकरण, उस अभिष्ट रेखा का समीकरण क्या होना चाहिए, y = mx + c होना चाहिए। m जहाँ पर पता है पर c नहीं पता, अंतःखंड नहीं पता है, उसके जगह ये हिंट है अपने पास। ठीक है, तो इस हिंट से अपन ये निकाल लेंगे। तो फिलहाल y = mx + c, y = mx धन c, तो m के जगह m का मान डालिए, तो y = 7/3x धन c, मैंने m का मान रख दिया। ठीक है, ये हमारे पास पता है इसलिए m का मान रखने पर। अब c हमको नहीं पता तो इसको समीकरण 1 दे देता हूँ। अब c ज्ञात करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, क्योंकि ये जो रेखा है, यह रेखा कहाँ से जाती है, यह रेखा एक बिंदु 60 से होकर गुजरती है, बिंदु 60 से गुजरती है, किसी भी बिंदु से गुजरती है, इसका मतलब उसका 6 यानी कि x पॉइंट, जैसे कि 2 3 लिख दिया मैंने, तो किसी भी बिंदु का निर्देशांक ऐसा दर्शाया जाता है। ठीक है, ये निर्देशांक है, ये निर्देशांक है किसी बिंदु का, तो x वैल्यू y वैल्यू यानी कि भुज और कोटि बोलते हैं इसको। ठीक है, तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि ये तो बेसिक जो चीज़ है वो पूरा 1-2 दिन का बेसिक होता है, मैं ये सब चीज़ पे अभी नहीं जा रहा हूँ। इसको भुज बोलते हैं और इसको अपन क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। ठीक है, तो भुज हो गया और कोटि हो गया, तो भुज x वैल्यू होती है और कोटि जो होती है y वैल्यू होती है। ठीक है, तो अगर यह रेखा बिंदु 60 से होकर गुजरती है यानी कि उसके x में आप 6 डालेंगे x वैल्यू, और उसके y में आप y वैल्यू डालेंगे यानी कि 0 डालेंगे। ठीक है, तो यह रेखा बिंदु 60 से गुजरती है, तो x के जगह 6 संतुष्ट करेंगे और y के जगह 0 संतुष्ट करेंगे। x y का पैटर्न होता है बिंदु का। ठीक है, तो x के जगह में बिंदु 60 से होकर गुजरती है, अतः x के स्थान पर 6 और y के स्थान पर क्या रखने पर, 0 रखने पर, रखिए ज़रा, y की जगह में 0 और x के जगह में 6 धन c, काटापीटी करिए, 3 से कट रहा है, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, तो 7 दूनी 14 मिल रहा है, 0 इधर 14 धन c। तो आगे हल कर रहा हूँ मैं, तो c का मान निकालने के लिए मेरे को 14 का पक्षांतर करना होगा, 14 यहाँ सामने धन चिन्ह के साथ है। ठीक है, तो यहाँ पर उधर जाएगा तो ऋण 14 हो जाएगा, तो c का मान मुझे मिला ऋण 14। अब इस c के मान को वापस 1 में रखने पर, c का मान वापस 1 में रखने पर, तो y = 7/3x धन c का मान कितना, ऋण 14, तो ये ऋण 14 कोष्टक बनाऊंगा, 2 चिन्ह एक साथ नहीं रखना पड़ता है ना, तो ये हो जाएगा 7/3x, धन और ऋण का गुणा हो जाएगा ऋण 14। ये उस रेखा का समीकरण हो गया। ठीक है, इसको और हल कर सकते हैं 3 को इधर भेजकर, पर उसकी जरूरत नहीं है, यही है वो अभिष्ट रेखा का समीकरण। ठीक है बच्चों, आंसर लिख सकते हैं, उस अभिष्ट रेखा का समीकरण यह है, ऐसा करके आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हुआ। अब हम लोग चलते हैं मेन जो क्वेश्चन है उसके तरफ। आलेख जो यहाँ से बिल्कुल डेफिनेट है आना,
श्योर है आना? तो आलेख जैसे क्वेश्चन को समझते हैं। मूलधन 100 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, चौथे वर्ष का साधारण ब्याज इस प्रकार सारणी के आधार पर दिया गया है। समय दिया है, साधारण ब्याज दिया है। समय वर्ष में ना, यानी कि 0वां वर्ष तो कोई ब्याज नहीं, ठीक है। 1 वर्ष कंप्लीट हुआ यानी कि 1 साल बाद उसको कितना ब्याज मिला? 10 रुपया। 2 साल कंप्लीट हो गया तो उसको 20 रुपये मिला। 3 साल कंप्लीट हो गया तो उसको 30 रुपये मिला ब्याज में। 4 साल कंप्लीट हो गया तो उसको 40 रुपये मिला ब्याज में, ठीक है। तो समय और साधारण ब्याज के मध्य हमको आलेख खींचना है, यानी कि ग्राफ खींचना है, ठीक है। तो बच्चों ये हो सकता है कि आपको यहाँ ग्राफ पेपर मिले, या हो भी सकता है कि ग्राफ पेपर ना मिले। तो अगर ग्राफ पेपर मिलता है तो उसमें तो बहुत अच्छा है, और अगर ग्राफ पेपर नहीं मिलता है तो आप लोगों को कॉपी में भी बनाने आना चाहिए। तो कैसे बनाते हैं उसके लिए आपको स्केल की मदद लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम लोग स्केल से इसको सॉल्व करेंगे। उत्तर क्रमांक 2, ठीक है। उत्तर क्रमांक 2, मैं थोड़ा सा रफ में आपको ये बता दूं कि इसमें हमको क्या करना रहता है। दो तीन चीजें हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर एक तो एक्स एक्सिस खींचना है, फिर वाई एक्सिस खींचना है, ठीक है। यहाँ पर कुछ नोटेशन लिखने हैं, यहाँ पर भी कुछ नोटेशन लिखने हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको पैमाना मानना है। पैमाना कैसे मानेंगे आप? पहले तो लिख दीजिए एक्स अक्ष में एक बड़ा खाना बराबर, फिर लिख दीजिए वाई अक्ष में एक बड़ा खाना बराबर, ठीक है। तो ये आप पहले से करके रख दीजिए, इतना चीज़ ये पहले से हो जाता है। ये रफ है, ठीक है। अब क्या क्या करना है वो देखिए। जो डब्बे में लिखा है, जो ये डब्बे में लिखा है ये x के लिए जाएगा, और ये जो नीचे लिखा है वो y के लिए, ठीक है। ऊपर वाला x में जाएगा, नीचे वाला y में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पूरा x वाला लिख देंगे और यहाँ पूरा y वाला लिख देंगे, और फिर बच जाता है एक ग्राफ खींचना। तो वो ग्राफ कैसे खींचाता है, क्या खींचाता है, वो हम बाद में समझेंगे कि वो क्या बनता है। तो यहाँ पर कितनी सारी चीज़ें हैं वो देखो। एक तो आप ये खींचे, देन ये खींचे, ठीक है। फिर आप पैमाना बनाएं, ठीक है। फिर ग्राफ खींचे। तो ये 1 2, ठीक है। इधर नीचे का 3, इसको एक साथ पकड़ लीजिए, ये 4, और बस ग्राफ खींच दो। तो 3 या 4 चीज़ मेन है यहाँ पर समझने वाली। उसके बाद आपका ये आलेख आराम से बन जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आलेख को। क्या करना है हमको सबसे पहले भाई? हमको सबसे पहले बना लेना है एक्स अक्ष, ठीक है। ये एक्स अक्ष हो गया। फिर बना लेना है हमको वाई अक्ष, ये वाई अक्ष हो गया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका 0, ठीक है। इधर 1-1 सेंटीमीटर का ले लीजिए। 1-1 सेंटीमीटर कैसे लेते हैं? आप ये पेंसिल से करना, मैं पेन से कर रहा हूँ ताकि आपको डार्क दिखे। ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 है, फिर 2 सेंटीमीटर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। दिख पा रहा है आपको? ठीक है, थोड़ा सा गैप ले लेता हूँ मैं। फिर ये 3रा सेंटीमीटर, फिर ये 4था सेंटीमीटर, फिर ये 5वां, फिर ये 6वां, 7, 8। ग्राफ पेपर में भी ऐसे 1-1 सेंटीमीटर बने हुए दिखते हैं, तो उसमें खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर तक के मैंने लिख लिया। फिर यहाँ पर भी ऐसे 10 सेंटीमीटर तक का आप लिख लीजिए, ठीक है। फिर 9 पे लगाया। 1-1 सेंटीमीटर आपको दिखना चाहिए, ठीक है। 1-1 सेंटीमीटर जो दिख रहे हैं वहाँ पर आप टिक मारते जाइए। ये ऐसा मार लिया, ठीक है। अब देखिए सवाल क्या है, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है ये एक्स अक्ष में जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, ये एक्स में जाएगा और ये वाई में जाएगा, ठीक है। सेम टू सेम आप ऐसा चला दीजिए, समय वर्ष में और ये एज इट इज़, ठीक है। तो यहाँ पर चलेगा समय, वो भी किस में, वर्ष में। और यहाँ पर कौन कौन है, तो पहले 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। तो 0 आ गया है, फिर 1 लिखा मैंने, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर 5, फिर 6, ऐसे रहेंगे, ठीक है। भले नहीं दिया है पर आप लिख लीजिए। ये एक्स अक्ष का वैल्यू हो गया पूरा, ठीक है। एक्स अक्ष में ऊपर वाली लाइन एज इट इज़ लिख दिए। अब वाई अक्ष में ऊपर वाली लाइन ये एज इट इज़ लिख दो, ठीक है। साधारण ब्याज रुपए में, तो ये ऐसा चलेगा। मैं थोड़ा सा हाथ मोड़ रहा हूँ,
साधारण ब्याज किसमें, रुपए में, ठीक है। और सेम टू सेम जैसा दिया वैसे ही चलाओ, 0 10 20 30 40, तो 0 फिर ये 10 20 30 और ये 40, फिर क्या आएगा 50, 10 10 के अंतर से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो 10 10 के अंतर से आगे बढ़ रहा है तो 50, फिर हो गया 60, जाने दो, पर पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। अब जैसा जैसा बोल रहा हूँ वैसा वैसा करिए। पहला चीज़ क्या आपको मानना है भाई, यहाँ पे पैमाना, ठीक है। तो मैंने रफ में जैसा बताया था, क्या बताया था मैंने आपको, ये खींचना है, ये खींचना है, इधर नोटेशन लिखना है, इधर भी नोटेशन लिखना है, इधर पैमाना मानना है, ठीक है, एक्स अक्ष वाला वाई अक्ष वाला, और ग्राफ खींच दो, हो गया, यही ग्राफ है, यही कच्चा चित्र है इसका, ठीक है। ये माइंड में होना चाहिए कि मेरे को कितनी सारी चीज़ें खींचनी है, इसको 1 मान लीजिए, लिखने वाला चीज़ को 2 मान लीजिए, ये पैमाने को 3 मान लीजिए, और ग्राफ खींचो, 4 चीज़ें मेन है, 4 नंबर के लिए 4 चीज़, ठीक है। तो पैमाने में मैंने क्या लिखने बोला, एक्स अक्ष में एक बड़ा खाना बराबर, वाई अक्ष में एक बड़ा खाना बराबर, ठीक है। एक्स अक्ष में एक बड़ा खाना कितने के बराबर, देखिए 0 से 1 के बीच में कितने लोग, कितनी वैल्यू घुसी हुई है, 1 ही वैल्यू घुसी हुई है। फिर 1 से 2 के बीच में कितनी वैल्यू घुसी हुई है, 1, इसका मतलब 1 से जस्ट 2 कितने बार में आया, 1 वैल्यू ऐड करने पे आई। फिर 2 से 3 कितना आया, 1 वैल्यू ऐड करने पे, एक एक वैल्यू ऐड करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, हर एक खाने में एक एक वैल्यू घुसी हुई है, ठीक है। यानी कि ये 1 वर्ष, फिर अगला जो है खाना वो एक और वर्ष से जुड़ने पे आ रहा है, फिर एक और वर्ष जुड़ा, फिर एक और वर्ष जुड़ा, हर एक अगला खाना जो है एक एक वर्ष जुड़ने से बन रहा है, ठीक है। तो एक्स अक्ष में एक बड़ा खाना यानी कि एक खाना कितने कितने वर्ष के बराबर है, तो 1 लिख सकते हैं यहाँ पर, 1 वर्ष के बराबर, ठीक है। वर्ष में चल रहा है ये, इसलिए 1 वर्ष। ये शुरू वाली वैल्यू को भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। शुरू वाली वैल्यू क्या है, 1 ईयर, 1 वर्ष यानी कि 1 वर्ष। फिर यहाँ पर 10 लिखेंगे, वाई अक्ष में एक बड़ा खाना, एक बड़े खाने में कितने लोग घुसे हुए हैं, देखिए कितनी वैल्यूज घुसी हुई है यहाँ पर 10, फिर अगली 10 वैल्यू घुसी तो फिर 20 हो गया, फिर अगली 10 वैल्यू घुसी तो फिर 30 हो गया, फिर 40 कैसे हुआ, 10 वैल्यू घुसने से, हर एक खाने में 10 वैल्यू घुस रही है, यानी कि 10 पर मात्रक क्या है, रुपए, तो 10 रुपए लिखेंगे। यहाँ का मात्रक कौन था, वर्ष, तो 1 वर्ष लिखा मैंने, ठीक है। इस प्रकार से पैमाना बनता है, ठीक है। अब उसी को आप देखते जाइए और बनाते जाइए। 0 0, एक्स अक्ष में 0 गया, वाई में 0 गया, चलिए एक्स अक्ष में 0 आई है, वाई में 0 आई है, यहीं पे रहेंगे आप, ठीक है। तो ये एक बिंदु बन गया, ठीक है। फिर आ जाइए, एक्स अक्ष में 1 निकल रहा हूँ, वाई अक्ष में 10 निकलूंगा। एक्स अक्ष में निकला मैंने 1, यहाँ आया, फिर वाई अक्ष में 10 निकलूंगा, यहाँ आ गया, ठीक है। तो इसको ऊपर बढ़ाइए, ये स्केल से करेंगे आप ना, मैं हाथ से कर रहा हूँ पर आप स्केल से करेंगे, ये एक बिंदु बन गया, ठीक है। अब एक्स अक्ष में 2 निकलिए, वाई अक्ष में कितना निकलूंगा, 20, तो एक्स अक्ष में 2 निकलता हूँ, चलो यहाँ 2 पे आ गया। अब वाई अक्ष में मेरे को यहीं से 20 निकलना है, तो ये ऊपर गया मैं, ठीक है। ये स्केल से करेंगे, आप बार बार बोल रहा हूँ ठीक है, ये आ गया आपका बिंदु। फिर एक्स अक्ष में 3 निकलने बोल रहा है, फिर 30 निकलने बोल रहा है, तो ये आप स्केल से करेंगे ऐसा कुछ, जैसे कि ये कुछ ऐसा, और 30 को भी फिर पीछे बढ़ा देंगे, ठीक है। ये बिंदु मिल गया। फिर 4, एक्स अक्ष में 4 निकलूंगा और उधर 40 है ना, खैर आंकड़ा तो मेरे को याद हो गया, पर आप देख सकते हैं पीछे, ये 40, 4 के लिए ये 4 मिला दिया, और इधर से आप 40 मिला दीजिए, बस, आगे का तो कुछ भी नहीं दिया हुआ है ना, तो इनको मिला देंगे, ये बन गया आलेख, एकदम सरल रेखा मिलेगी, बढ़ता हुआ ग्राफ है ये, ठीक है। ये आलेख हो गया, यही है अभिष्ट आलेख, आलेख यानी कि ग्राफ। सोचो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, मेरे को ऐसा लगता है फ्री फोकट में पास होने के लिए सबसे बढ़िया मटेरियल यही है ना। तो इसको आप बिंदु को दर्शा भी सकते हैं, पर नहीं भी दर्शाएंगे तो चलेगा, नंबर जितना मिलना चाहिए वो यहाँ पर से मिल जाता है, ठीक है। आ जाइए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपन एक और सवाल देखेंगे इसी का। एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी में 5 लीटर पेट्रोल भरवाया, 5 दिनों में बचे हुए पेट्रोल की मात्रा और दिनों को इस प्रकार सारणीबद्ध किया गया है, ठीक है। पहला दिन एक दिन यानी कि पहला दिन उसके पास कितना पेट्रोल बचा, 4 लीटर, दूसरा दिन 3 लीटर, तीसरा दिन 2 लीटर, चौथा दिन 1 लीटर, और 5वां दिन खत्म, एक भी पेट्रोल नहीं। यानी कि ये जो ग्राफ है वो घटता हुआ ग्राफ है, ठीक है। ये जो ग्राफ है वो बढ़ता हुआ ग्राफ है। सोचिए मैंने कुछ पैसा जमा किया है बैंक में और मुझे साधारण ब्याज मिल रहा है,
ठीक है। तो भाई बैंक में तो पैसे बढ़ते ही रहते हैं ना, तो इसलिए ऊंचा हुआ ग्राफ आया, बढ़ता हुआ ग्राफ आया है, आरोही क्रम का ग्राफ मिला है। अब मैंने एक एग्जांपल ऐसा चूज़ किया जिसमें आपको घटता हुआ ग्राफ भी दिखना जरूरी है। तो भाई घटेगा कैसे? जैसे आपने 5 किलो प्याज ला लिया, अभी मार्च अप्रैल में प्याज सस्ते हो जाते हैं, आप बोरी उठा लेते हैं, ठीक है, बोरी उठाते हैं और हर महीने देखते हैं 6 महीने तक की बोरी चलती होगी तो प्याज की मात्रा धीरे धीरे कम होते जाती है। पहले महीने आपके पास 40 किलो प्याज था, अगले महीने गए तो वो कम से कम 30 किलो प्याज हो गया, फिर अगले महीने गए तो वो 20 किलो प्याज हो गया, फिर अगले महीने गए तो वो 10 किलो प्याज हो गया, फिर अगले महीने गए तो वो 5 किलो प्याज हो गया, फिर अगले महीने गए तो फिर वो प्याज पूरा खत्म। घटता हुआ ग्राफ है ये, बढ़ता हुआ नहीं भाई, ठीक है, कि हर महीने बढ़ते जा रहा है प्याज, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, पेट्रोल की भी मात्रा अब कम हो रही है ना, क्योंकि पेट्रोल भाई अब कंजप्शन होगा, उपभोग होगा पेट्रोल का, ठीक है, उपयोग होते रहेगा, तो फिर उससे क्या होगा, पेट्रोल की मात्रा धीरे धीरे कम होते चली जाएगी। तो अब ये घटता हुआ ग्राफ है, पहले दिन ज़्यादा पेट्रोल था, दूसरे दिन कम हो गया, तीसरे दिन कम, चौथे दिन कम और पाँचवें दिन पूरा खत्म पेट्रोल। तो ये ग्राफ को देखो कैसे बनता है ये, ठीक है। सारणी याद हो गई, 1 4 2 3 3 2 4 1 5 0। एक्स अक्ष में इसको बैठाना है अपने को, ये एक्स अक्ष में जाएगा दिन वाला और ये वाई अक्ष में जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने जो जो चीज़ बताया रफ आइडिया उसको पकड़ते जाओ और करते जाओ। ये हो गया है आपका एक्स अक्ष, ये हो गया आपका वाई अक्ष, ठीक है। इधर क्या लेते हैं अपन, पैमाना, पहले तो लिख ही डालो पैमाना, भाई क्या लेना है क्या नहीं लेना है वो बात की बात। पैमाना एक्स अक्ष में एक बड़ा खाना बराबर क्या रहेगा वो देखेंगे अपन, है ना। और वाई अक्ष में एक बड़ा खाना बराबर, ये लिख के रोक दीजिए। अब 1 1 सेंटीमीटर का यहाँ पर बनाइए, है ना, 1 1 सेंटीमीटर का अलॉट कर दीजिए। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, ऐसे करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी किसी 1 सेंटीमीटर को मैं रख दिया हूँ, 9 को रख दिया मैं। अब 8 को लगाया, 7 को लगाया, 6 को लगाया, 5 को लगाया, 4 को लगाया, 3 को लगाया, 2 को लगाया, 1 को लगाया। इतने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैंने लगा दिया उतने की ज़रूरत है भी नहीं। ये बीच में शून्य, इधर क्या रहेगा भाई, एक्स अक्ष में कौन था, याद है आप लोगों को, दिन था, है ना, दिन था वहाँ पर एक्स अक्ष में, तो दिन ले लेंगे, ये हो जाएगा यहाँ पर दिन। अब दिन का तो मात्रक होता नहीं है, दिन तो खुद ही दिन में रहता है ना, तो दिन बस रहेगा एक्स अक्ष में, ठीक है। और ये एक्स अक्ष का पूरा वैल्यू वैसी की वैसी चलाओ, 1 2 3 4 5, तो शून्य तो है ही। अब यहाँ पर 1 चला, फिर 2 चला, फिर 3 चला, फिर 4, फिर 5, ऑब्वियसली 6 आएगा, 7 आएगा और भी चलते रहेगा, ठीक है। और वाई अक्ष में क्या चलेगा, बचे हुए पेट्रोल की मात्रा लीटर में, ठीक है। यहाँ पर क्या चलेगा, यहाँ पर चलेगा बचे हुए पेट्रोल की मात्रा कितने में, लीटर में, ठीक है, लीटर में। और यहाँ पर 4 3 2 1 0 है, तो ऐसा नहीं यहीं से 4 3 2 1 भाई, एक्स वाई एक्स में मान तो शून्य से 1 2 3 4 करके ही बढ़ेंगे ना, तो आपको मानना ऐसा है, जैसे कि 4 भी आ जाए, 3 भी आ जाए, 2 भी आ जाए, 1 आ जाए, है ना, एक एक का अंतर दिख रहा है, तो आप मानिए 1 2 3 4 5 6 और भी मान सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं कि 4 3 2 1, ऐसा नहीं चलाना है आपको, छोटे से बड़े की तरफ जाएगा ना ग्राफ, जैसे आगे ये बढ़ते हुए है वैसे ही ऊपर भी ये बढ़ते हुए रहेगा, ठीक है। तो अब आ जाइए एक्स अक्ष में एक बड़ा खाना, एक्स अक्ष में देखिए एक खाने के अंदर कितने वैल्यूज़ हैं, एक वैल्यू है, फिर एक वैल्यू बढ़ी तो 2 आ गया, फिर एक वैल्यू बढ़ी तो 3 आ गया, एक एक वैल्यू बढ़ बढ़ के आगे जा रही है, तो एक वैल्यू आएगी। अब वैल्यू को मैं किस में गिनूंगा, एक्स अक्ष में तो दिन चल रहा है, तो एक दिन लिखिए, एक खाने में एक दिन घुसा हुआ है, ठीक है। वाई अक्ष में एक बड़ा खाना कितने के बराबर है, वहाँ भी एक एक की वैल्यू बढ़ रही है, देखो एक वैल्यू, फिर एक वैल्यू बढ़ी 2 आया, फिर एक वैल्यू बढ़ी 3 आया, तो एक वैल्यू है, पर यहाँ पर वैल्यू किस में है, लीटर में, तो ये लीटर लिखेंगे आप, ठीक है। तो 1 लीटर ऐसा लिख दिए, ये बन गया पैमाना। अब आ जाइए ग्राफ कंप्लीट करते हैं, 1 के साथ 4, एक्स अक्ष में 1 निकलो, वाई अक्ष में 4 निकलो, तो ये एक्स अक्ष में 1 निकला, वाई अक्ष में कहाँ जाना है मुझे, 4 तक के, तो ये 1 को मैं कहाँ तक बढ़ा दूंगा, 4 तक के, ठीक है, ये 4 तक के मैंने बढ़ा दिया, ये पॉइंट हो गया। फिर
एक्स अक्ष में 2 निकलो, वाई अक्ष में 3 निकलेगा। तो एक्स अक्ष में 2 निकला मैं, यहाँ पर आ गया 2 में, फिर वाई के लिए 3 निकलूंगा। 2 में निकलने के बाद वाई के लिए निकलूंगा मैं 3 में, तो 2 में आ चुका हूँ समझिए। और फिर अब मैं कहाँ जा रहा हूँ, वाई के 3 वैल्यू के लिए, ठीक है। तो ये ऐसा और इसको मिला देंगे 3 को वापस वहाँ तक के, ठीक है। फिर एक्स अक्ष में 3 निकला, वाई अक्ष में 2 निकलूंगा। तो ये 3 को मैं कहाँ तक के बढ़ा देता हूँ, 2 तक के। देख पा रहे हैं 2 कहाँ पे, तो ये आ गया, ये पॉइंट बन गया, ये भी पॉइंट बन गया। फिर एक्स अक्ष में मैं 4 निकला, वाई अक्ष में 1, तो 4 के साथ 1, 4 के साथ 1। और 5वां दिन यानी कि एक्स अक्ष में 5 निकला और वाई अक्ष में 0। एक्स अक्ष में मैं कितना निकला हूँ, 5 के लिए निकला। एक्स अक्ष में मैं 5 के लिए निकला और वाई के लिए 0। तो एक्स अक्ष में 5 के लिए निकला मैं और वाई के लिए 0। तो वाई कहाँ है, ऊपर 0 है, यही वाले अक्ष में है, वाई का 0 यहीं पे है। तो एक्स अक्ष में 5 निकला, यहाँ पहुँचा, और वाई के लिए 0 जाना है, तो 0 कहाँ रहेगा, यहीं रहेगा, आगे बढ़ ही नहीं सकते। थोड़ा सा भी बढ़ेंगे तो ऊपर चले जाएंगे आप। 0 में रहना मतलब यहीं रहना है। तो ये भी एक पॉइंट बन जाएगा, ठीक है, ये एक पॉइंट बन गया। तो अब इसको आप मिला दीजिए ऊपर से नीचे की तरफ। ये कुछ इस तरीके से आप इसको मिला दीजिए। तो ये बन गया आपका आलेख, ठीक है। ये हो गया आपका आलेख। ये कौन सा आलेख है, ये घटता हुआ आलेख है, ठीक है। देख सकते हैं इसको आप, ये घटता हुआ आलेख है। इसको आप पीछे ऐसा बढ़ा सकते हैं, घटता हुआ आलेख हो गया ये, ठीक है। तो बस ये 4 नंबर के लिए आपका उत्तर क्रमांक 3 हो गया ये, ठीक है, उत्तर क्रमांक 3, ठीक है बच्चों। अब यहाँ का जो एक लास्ट क्वेश्चन है वो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को वो हिंट करूंगा, मैं पूरा बताऊंगा नहीं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है, वर्ग की एक भुजा और वर्ग का परिमाप, इनके बीच में एक सारणी तैयार की गई है, ठीक है। इसको आपको मैं रफ में बता रहा हूँ। देखिए फटाफट ग्राफ बनाता हूँ मैं। एक्स अक्ष में इसको तुरंत ले लीजिए, ये एक्स अक्ष में क्या है भाई, सेम टू सेम लिखना ना, सेम टू सेम। वर्ग की भुजा की माप किस में, सेंटीमीटर में, ठीक है, लिख दिए, है ना, सेम टू सेम। जैसे ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। ये एक्स एक्सिस, ये 0 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी है, ठीक है। फिर उसके बाद इधर भी चलाइए, ये वाई एक्सिस हो गया, चलो टेढ़ा चला गया जो भी है ना। और इधर भी लिखिए आप, क्या लिखेंगे इधर, इधर हम लोग लिखेंगे वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप किसमें, सेंटीमीटर में, ठीक है, सेंटीमीटर में। यहाँ पर चलाइए 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है, इस तरीके से। और इधर हम लोग पैमाना मानेंगे अभी। पैमाना एक्स अक्ष में एक बड़ा खाना बराबर, और दूसरा वाई अक्ष में एक बड़ा खाना बराबर, ठीक है। चलिए तो आ जाइए, इसमें हम लोगों ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक एक के क्रम में आगे बढ़ रहा है। अब इसको देखो, ये एक एक के क्रम में आगे नहीं बढ़ रहा है। 4 फिर 8 फिर 12, 4 के बाद क्या आया, 8, मतलब 4 जोड़ के 8 आया, फिर 4 जोड़ के 12, फिर 4 जोड़ के 16। तो 4 4 के गैप से आगे बढ़ रहा है। तो आप 4 4 का अंतराल भी लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, 4 4 का अंतराल भी लगा सकते हैं। जैसे ये 4 हो गया, फिर ये 8 हो गया। कितनी वैल्यू घुसी है इस एक बड़े खाने में, 4 वैल्यू। फिर अगले बड़े खाने में भी 4 वैल्यू आनी चाहिए, यानी कि 8 हो गई। फिर 4 वैल्यू घुसी तो कितना हो गया, 12 आ रहा है, जमते जा रहा है। फिर 4 वैल्यू घुसी तो फिर 16 हुआ, फिर 4 वैल्यू घुसी तो 20 हुआ, फिर 4 वैल्यू घुसी तो 24, फिर 4 वैल्यू घुसी तो 28, फिर 4 वैल्यू घुसेगी तो 32। तो एक्स अक्ष में एक बड़ा खाना कितने वैल्यू घुसे हुए हैं, एक एक खाने में एक वैल्यू घुसी हुई है। अब ये वैल्यू को मैं किस में लिखूंगा, मैं सेंटीमीटर में, एक्स अक्ष में, ठीक है। और वाई अक्ष में एक खाने में कितने वैल्यू घुसी हुई है, 4 वैल्यू घुसी हुई है, और उसको किस में लिखना है मुझे, सेंटीमीटर में, ठीक है। अब आप ग्राफ बनाइए, एक्स अक्ष में 1 निकला, वाई अक्ष में 4 निकलना पड़ेगा, 1 4 का जोड़ा। तो एक्स अक्ष में 1 निकला, वाई अक्ष में 4 निकलूंगा। तो ये 1 निकला और ये 4 निकला,
ये पॉइंट बन गया। फिर एक्स अक्ष में 2 निकला, वाई अक्ष में कितना निकलूंगा 8, तो 2 के साथ मेरे को 8 को निकालना है। फिर एक्स अक्ष में मैं 3 निकला, वाई के लिए मेरे को कितना निकलना है 12, तो ये मैं 12 निकल गया। ठीक है, ऐसे करते करते 4 के लिए मेरे को कितना निकलना पड़ेगा 16। ठीक है, 5 के लिए मेरे को कितना निकलना पड़ेगा 20। ऐसे ही चलते रहेगा। ठीक है, और इसको सबको आप मिला दीजिए, एक सरल रेखा मिलेगा। ये आपका आलेख तैयार। ठीक है, ये आलेख तैयार। तो एक रफ आइडिया में मैं बताया हूँ, सेम आप वैसे ही करेंगे जैसे मैंने दोनों क्वेश्चन को फेयर में बताया है, वैसे ही आप लोग इसको करेंगे। ठीक है बच्चों, आ जाइए इन क्वेश्चन पे। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 64 गोलियों को पिघलाकर आपका उत्तर क्रमांक 4, ये क्या रहेगा आपका होमवर्क। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। आ जाइए उत्तर क्रमांक 5 में। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 64 गोलियों को उत्तर क्रमांक 5। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली, 2 सेंटीमीटर मतलब लगभग इतनी कुछ होगी, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 64 गोलियां हैं अपने पास, उनको पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया। ठीक है, छोटी छोटी कंचे हैं, उनको पिघलाकर एक बड़ा सा क्या बनाया गया, कंचा बनाया गया। उस बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। जब भी पिघलाने वाला क्वेश्चन हो, समझ जाइए, पिघलाने वाला क्वेश्चन होगा तो पिघलाकर जो भी चीज बनाई गई है, एक पक्ष से पिघलाकर उसको दूसरा पक्ष बनाया गया, तो दोनों पक्ष का आयतन समान लेंगे आप। यही है इसका सिद्धांत, पिघलाने वाले क्वेश्चन में यही सिद्धांत लगता है, दोनों तरफ के आयतन जो है वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 64 गोलियां हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसा है दिया गया, में ले लो इसको आप। क्या दिया भाई कि भाई 2 सेंटीमीटर वाली 64 गोलियां हैं। मान लो ये गोली है, 2 सेंटीमीटर वाली गोली है। कितनी गोली है, ऐसी कितनी गोलियां हैं 64 गोलियां। ठीक है, और इनको पिघलाया गया ना, पिघलाकर क्या बनाया गया है, एक बड़ा गोला बनाया गया है। ठीक है, एक बड़ा गोला बनाया गया। उस बड़े गोले की त्रिज्या बताइए। इन सब की त्रिज्या कितनी है 2 सेंटीमीटर। त्रिज्या समझते हैं ना। अब वो 7वीं का चीज तो बताना मुश्किल हो जाएगा बच्चों। त्रिज्या क्या होती है, केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी। ये परिधि है, जो बाहरी घेरा है उसको बोलते हैं परिधि, और ये केंद्र है। ठीक है, तो केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, ये त्रिज्या आपको पूछ रहा है। तो 64 गोलियां हैं, उन 64 गोलियों को पिघलाकर, अच्छा 64 गोलियों के सभी गोलियों की त्रिज्या कितनी है 2-2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ की जो त्रिज्या है उसको हम लोग मान लेते हैं, माना छोटी गोली बोलेंगे ना इसको, छोटी गोलियों की त्रिज्या कितनी दी गई है, आर का मान यहाँ पर कितना दिया गया है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 64 छोटी छोटी गोलियां हैं। तो इन छोटी छोटी गोलियों की त्रिज्या कितनी है भाई, आर बराबर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और बड़े गोली की त्रिज्या हमको ज्ञात करना है। ठीक है, गोलियों की संख्या कितनी हो गई 64 हो गई। ठीक है, गोलियों की संख्या, गोलियों की संख्या कितनी 64, इसको एन बोलते हैं, हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और क्या ज्ञात करना है यहाँ पर हमको, क्या ज्ञात करना है भाई, बड़े गोले की त्रिज्या। बड़े गोले की त्रिज्या हम लोग लिख लेते हैं आर। ये आर का मान हमें नहीं पता है, हमको ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो कभी भी अब आप सूत्र और सिद्धांत जो है दोनों लिख सकते हैं आप यहाँ पर, सूत्र एवं सिद्धांत। यहाँ पर सिद्धांत वाला बात है, क्योंकि जब पिघलाया जाता है तो एक पक्ष का आयतन दूसरे पक्ष के आयतन के बराबर होता है। ठीक है, पिघलाने वाले सवालों में याद रखेंगे। ठीक है, चूंकि पिघलाकर बनाया गया है, इन छोटी गोलियों को एक बड़ा गोला पिघलाकर बनाया गया है, इसलिए दोनों तरफ के आयतन बराबर होंगे। ठीक है, तो 64 छोटी गोलियों का आयतन, पूरी 64 गोलियों को पिघला दिए ना, तो पूरा जो 64 गोलियों का जो आयतन है, यानी कि वो जो घोल तैयार हुआ, यानी कि 64 गोलियों का आयतन वो बराबर होगा किसके, बड़े गोले के आयतन के, बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा।
ठीक है। गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर की घात 3। यहाँ की त्रिज्या आर स्मॉल आर है, छोटी आर है, इसलिए मैं आर छोटा आर लिख रहा हूँ, ठीक है, बराबर बड़े गोले का आयतन कितना हो गया, 4/3 पाई कैपिटल आर की घात 3। यहाँ की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर, इसलिए कैपिटल आर की घात 3 लिखूंगा मैं। अच्छा, यहाँ पर ये कितनी गोलियां हैं, ये 64 गोलियां हैं, तो 64 गुना करूंगा मैं, 64 गुना, भाई एक गोली का आयतन इतना होता है, तो 64 गोलियां हैं वहाँ पे, तो 64 गुना इतना, एक गोली का आयतन को 64 गुना कर दो तो पूरी 64 गोलियों का आयतन निकलेगा, क्योंकि सभी की सभी 64 गोलियां एक जैसी हैं, 2-2 सेंटीमीटर वाली हैं, ठीक है। तो एक गोली का आयतन निकाल लो और उसको आप 64 गुना कर दीजिए, तो 64 गोलियों का आयतन निकल जाएगा। अब देखिए दोनों साइड थोड़ा थोड़ा हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। आर का मान तो हमें पता है, तो ये क्या 64 गुना 4/3 पाई, आर का मान कितना है यहाँ पर 2, तो 2 की घात 3, और यहाँ हो जाएगा 4/3 पाई आर की घात 3। देखो 4/3 से 4/3 कटा, दोनों साइड के पाई से पाई गया, तो ये 2 की घात 3 कितना हो जाएगा, वैसे ही रख दीजिए, इसको 64 लिखते हैं और गुना बच गया यहाँ पर 2 की घात 3 बराबर, इधर क्या बच गया, आर की घात 3। गुणा मत करिए, देखो दोनों साइड के घात बराबर कर लो, आराम से आधार बराबर हो जाएंगे। 64 को हम किसकी घात 3 लिख सकते हैं, याद करो, ध्यान करो, 4 चौक 16 चौक 64, 4 गुना 4 गुना 4, ये हमारा 64 बनता है, ठीक है। 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो ये 64 बनता है। मतलब मैं 64 को क्या लिख सकता हूँ, 4 की घात 3 लिख सकता हूँ। ये रफ वर्क हो गया, ठीक है। यहाँ हमेशा नहीं लिखना, आप लोग अपना उसमें करेंगे रफ में, ठीक है, मैं अपने समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 4 की घात 3 बराबर क्या मिला मुझे, 64 मिला, तो मैं 64 को 4 की घात 3 लिखने जा रहा हूँ, तो 4 की घात 3 गुणा 2 की घात 3 बराबर आर की घात 3, ठीक है। दोनों साइड की घातें बराबर दिख रही है, तो घातों को आप कैंसिल करते हुए देख सकते हैं, कैंसिल करते हुए देख सकते हैं, आप कैंसिल करेंगे नहीं ना, करना नहीं, ऐसे ऐसे हल्का सा काट के देखिए, तो कितना मिलेगा आपको, आर मिलेगा। 3 कट गया, 3 कट गया, 3 कट गया, तो बचा क्या, 4 गुना 2, 4 दूनी 8, तो 8 सेंटीमीटर मिलेगा। उस बड़े गोले का आयतन इस बड़े गोले की त्रिज्या कितनी प्राप्त हुई, 8 सेंटीमीटर। तो उत्तर लिखेंगे, बड़े गोले की त्रिज्या कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर है। ये खत्म हुआ, ठीक है, सिंपल था ये प्रश्न, है ना। ऐसे ही आप ये देखिए, एक ठोस गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, इस गोले से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई एक ठोस गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, मतलब 12 सेंटीमीटर वाला एक थोड़ा सा बड़ा, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक थोड़ा सा बड़ा एक क्या है, गोला है, और इस गोले से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बना सकते हैं, यानी कि पिघला कर उसको छोटे छोटे फिर सांचों में डाल के छोटे छोटे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं, ये पूछ रहा है। तो हमको नहीं पता कितने गोले बनेंगे, ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि माना n गोले बनेंगे, ठीक है। तो 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ये एक बड़ा गोला है, इसको हम लोग पिघला कर, भाई बिना पिघलाए आप नहीं कर सकते ना, उसका जो लिक्विड तैयार होगा उसी को आप सांचे में डाल के छोटे छोटे गोलियां बनाओगे, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर वाले कितने गोले बनाए सकते हैं, ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कितने गोले बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो हमको नहीं पता, तो हम मान लेते हैं कि n गोले हैं, n गोले बनाए जा सकते हैं, ये हम मान लेंगे, ठीक है। तो आ जाइए, प्रश्नों को मैं पन्ना को मैं पलटा देता हूँ, हम उत्तर क्रमांक 6 देख रहे हैं, उत्तर क्रमांक 6 क्या दिया है, दिया है, मैं आप सीधा चित्र डाल दीजिए ना, चित्र डालेंगे तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी, रटे जैसा नहीं लगता फिर। भाई ये 12 सेंटीमीटर का एक गोला हो गया, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला हो गया, ठीक है। इसको पिघलाकर, बिना पिघलाए तो बना नहीं सकते आप छोटे छोटे गोलों में, ठीक है। इसको पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, 6, ठीक है। तो कितने गोले बनाए जा सकते हैं, मान लेते हैं n गोले बनाए गए हैं, माना n गोले बनाए जाते हैं, ठीक है। हमको नहीं पता कितने बनाए जा सकते हैं, हम बोल रहे हैं कि n गोले बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो n का मान हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो भाई क्या क्या दिया है, भाई बड़े गोले की त्रिज्या दी गई है, बड़े गोले की त्रिज्या, बड़े गोले की त्रिज्या को किससे लिख लें अपन, r से लिख लें, r कैपिटल R ना, बड़ा है इसलिए बड़े गोले के लिए बड़ा त्रिज्या r यूज कर रहा हूँ, 12 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, छोटे गोले की त्रिज्या,
देखो त्रिज्या पूछ नहीं रहा है यहाँ पर, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला बनाना है, गोले की संख्या कितनी है वो बताओ बोलता है। तो त्रिज्या तो पता है ना छोटे गोले की, तो छोटे गोले की त्रिज्या, छोटे गोलियों की त्रिज्या, इसको स्मॉल आर से लिखते हैं, है ना। और यहाँ पर अपन 6 सेंटीमीटर ये बताएंगे। हमको क्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, गोलियों की संख्या, कितनी गोलियां बनती हैं, गोलियों की संख्या, n का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो सूत्र और सिद्धांत क्या है, पिघलाने से क्या होता है, पिघलाने से क्या होता है, हम ये बोल सकते हैं कि पिघलाने से दोनों साइड का आयतन बराबर होता है। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि माना n गोले बनते होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं मान लीजिए माना पिघलाने से n गोलियां बनाई जाती हैं, n गोलियां बनाई जाती हैं। तो ठीक है भाई, n गोलियां बनाई जाती है, तो पिघलाने का जो सिद्धांत है वो क्या है कि इस एक बड़े गोले का आयतन, यानी कि बड़े गोले का आयतन ये बराबर होगा किसके, n छोटे गोलियों के आयतन, छोटे गोली का आयतन। ऐसे छोटे गोली कितने सारे हैं, n ठो है, तो उन n छोटे छोटे गोलियों के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, एक गोली का आयतन उसको n टाइम्स कर दो, n गुना कर दो, तो n गोलियों के आयतन के बराबर। ऐसी कितनी गोलियां बनेगी वो अब ये n से पता चल जाएगा। तो भाई गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई r की घात 3। तो पाई r बोले तो यहाँ का r कौन है, कैपिटल R, तो पाई r की घात 3। n गुना को वैसे ही रखो, छोटी गोली का आयतन, गोली रहे चाहे गोला रहे, 4/3 पाई r की घात 3 उसका सूत्र रहेगा ही, 4/3 पाई r। r यहाँ का कौन है, छोटी गोली की त्रिज्या को आप क्या माने, छोटा r, तो पाई r की घात 3। ये r अलग है, ये r अलग है। ठीक है, 4/3 कटा, पाई से पाई कटा, यहाँ r की घात 3, r का मान पता है कितना है, 12, तो 12 की घात 3 हो जाएगा। और ये n गुना r, यहाँ का r पता है 6, तो 6 की घात 3 हो गया। ठीक है, अब n का मान निकालना है, तो n को यहीं रखो, बाकी सबका पक्षांतर करो। तो 6 की घात 3 को मैं पक्षांतर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 की घात 3 बराबर, n को मैं यहीं रोक रहा हूँ, गुणे में था, 6 की घात 3 गुणे में था, यहाँ बटे में आ जाएगा। ठीक है, भाग में आ जाएगा, तो n का मान हमें निकलता हुआ दिख जाएगा भाई 12/6, 12 की घात 3, 6 की घात 3। देखो इसको पूरे का सिद्धांत बोलते हैं ना, 12 की भी घात 3, 6 की भी घात 3, तो 12/6 पूरे की घात 3 कर लीजिए आप। ठीक है, क्योंकि दोनों की घात 3 है, तो अलग अलग 3 ना रखते हुए पूरे की घात 3 कर दीजिए। ठीक है, तो ये सूत्र भी है। अब काटा पीटी करिए इसको यहीं से, तो 6 से कटेगा, 12/6 का काटा पीटी करेंगे, 6 से कटेगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो 2/1 यानी कि 2, 2 की घात 3, ये n मिल गया। n मतलब गोलों की संख्या, गोलों की संख्या 2 की घात 3 मतलब, कई लोग इसको 6 लिख देते होंगे, है ना, पर मैं बार बार आपको रिमाइंड करा दूँ, वो गलत है। 2 की घात 3 यानी कि 2 के घाव 3, दो कितने घाव है, 2 कितनी घात है, 2 की घात है 3, यानी कि 2 कितने घाव है, 3 घाव, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार लिखना पड़ता है ऐसे में, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 2 तिया 6 करने की गलती मत करना भाई, 2 को यहाँ पर 3 बार लिखना पड़ेगा। घात मतलब घाव, कितनी घाव लिखना पड़ेगा, 3 घाव, 3 घाव लिखो फिर गुणा करो, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये 8 आ गया। ये 8 क्या है, गोलों की संख्या। ठीक है, तो गोलों की संख्या कितनी, उत्तर क्या लिखेंगे अपन, गोलों की संख्या कितनी प्राप्त हुई, 8। तो गोलों की संख्या मतलब कितने गोले बनाए जा सकते हैं, 8, ऐसे 6-6 सेंटीमीटर वाले 8 गोले बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो गोले की संख्या, गोलियों की संख्या कितनी, 8 होगी। ठीक है, तो ये खत्म हुआ उत्तर क्रमांक 6। तो अब आगे के जो क्वेश्चन है बच्चों, हमको क्या करने हैं वो सुन लीजिए। आगे के जो क्वेश्चन है, यहाँ तक के क्वेश्चन मैंने बताया है, ये जो क्वेश्चन है इसको मैं कल बताऊंगा। ठीक है, कल यानी कि इसका सेकंड पार्ट में मैं बताऊंगा। ये 4 अंक के प्रश्नों का जो संकलन है, इसमें थोड़ा सा मैंने ज़्यादा क्वेश्चन डाले हैं ये आलेख के नाम से, और ये जो क्वेश्चन है थोड़े से बड़े बड़े हैं। ठीक है, आलेख तो जरूर करना, वो आएगा ही, बाकी सब क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे बहुलक हो गया, वैसे मैंने ये सब पढ़ाया हुआ है, लिंक में है ये। ठीक है, तो मैं उन लिंक का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप देख कर पता कर सकते हैं कि हाँ इसमें से
कैसे देखा जाता है। ठीक है, मैं आप लोगों को एक डेमो दिखा दूं कि कैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर इन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, आ जाइए। देख लीजिए, जैसे कि ये मैंने 2 अंक के प्रश्नों का संकलन डाला हुआ है। ठीक है, अब ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिए ये जो एरो दिख रहा है इसको आप क्लिक करेंगे। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाता है। देख सकते हैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इसमें देखेंगे आप, मैंने लिखा है कक्षा 10वीं के 2 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्नों की तैयारी। इस वर्ष कोरोना संक्रमण काल के दौरान कटौती किए गए पाठ्यक्रम से संबंधित जानकारी के नीचे दिए गए लिंक वीडियो को देखें। तो ये वीडियो को आप क्लिक करेंगे तो वो पाठ्यक्रम संबंधी वीडियो खुल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही मैं इस वीडियो में, अभी जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके लिंक डाल दूंगा। थेल्स प्रमेय भी मैंने समझाया हुआ है, मेरे वॉच लिस्ट में है, मेरे प्ले लिस्ट में है। ठीक है, थेल्स प्रमेय समझाया हुआ है, पाइथागोरस प्रमेय समझाया हुआ है, बड़े अच्छे से समझाया गया है ना। आप लोगों ने शायद देखा नहीं है तो उसको जाकर आप देख सकते हैं। मैं इस डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक डाल दूंगा, आप उसको लिंक को टच करके थेल्स प्रमेय पढ़ सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ सकते हैं। थेल्स प्रमेय के अनुप्रयोग भी है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुप्रयोग भी हैं, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। आंकड़ों का समांतर माध्य निकालना बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, बहुलक बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो ये 1 2 3 4 कम से कम 4-5 क्वेश्चन मुझे और बताने पड़ जाएंगे, इसलिए मैं यहाँ तक तो बता दिया हूँ। कल के सेशन में मैं थोड़ा सा इसको हिंट कर दूंगा और यहाँ पर मैं इसको ये वाले क्वेश्चन को समझा दूंगा। ठीक है, और उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा, फिर आप उसको बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके लिंक डालने वाला हूँ। आप लोग उसमें से, लिंक में से पढ़ के इसको कंप्लीट कर लेंगे बच्चों। समांतर माध्य, बहुलक, क्योंकि कुछ बच्चे नए भी जुड़े हैं, है ना, और अच्छे व्यूज़ मिल रहे हैं और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हैं, अच्छी बात है। और भी ज़्यादा शेयर कीजिए, सभी बच्चों को फ़ायदा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सभी स्कूलों में छुट्टी हो गई है तो कई सारे जगहों में तो पढ़ाई हो नहीं पा रही है। तो आप लोग सबका हेल्प कर सकते हैं, भेज दीजिए जिसको भी भेजना है। ठीक है, बाकी ये चारों का मैं लिंक भेज रहा हूँ, बाय लिंक आप इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो बस फिर बच्चों, ये 6 प्रश्न मैंने अभी समझा है, एक प्रश्न मैं बाद में समझा दूंगा, कल एक वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, तो उसमें आप स्टडी कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। गुड नाइट, तैयारी करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय।